So today's lecture will be about metabolism of proteins. Hi everyone, I am Prajita. आज हम सारी रिएक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के अंडर आती है. So let us try to understand that proteins, they are the major structural and functional components of the body. And we already know, हम cover कर चुके हैं, that proteins are required for the integrity and normal function of the cell. अगर हम daily requirement की बात करें तो एक adult की daily requirement है 7200 grams per day. हम ये भी पढ़ चुके हैं, हमने प्रोटीन्स के फंक्शंस डिटेल में पढ़े, दैट प्रोटीन्स हेल्प इन body building, the synthesis of proteins. Protein helps in the production of energy via the carbon skeleton. Yes, gluconeogenesis में भी प्रोटीन डायरेक्टली तो एनर्जी हमें नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करके हमें एनर्जी देते हैं. एंड ऑल्सो प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in the formation of nitrogenous compounds. आपके प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, तो इसमें भी जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें भी प्रोटीन्स आपका हेल्प करते हैं. Okay, now before starting with the metabolism, we will have to understand the digestion and absorption of proteins. क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो सेल के पास चलेगा, उससे पहले डाइट में हमने जो प्रोटीन लिया है उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब होके सेल तक आना जरूरी है, और एब्जॉर्प्शन से पहला स्टेप है हमारे पास डाइजेशन. सो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन पोर्शन. वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोटीन इज नॉट एट ऑल डाइजेस्टेड इन द माउथ बिकॉज सलाइवा में कोई भी ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं. नाउ देयर इज a hormone known as gastrin in the stomach which stimulates the gastric juice. And this gastric juice, it contains the HCl. This HCl is going to denature the protein, and in turn this HCl, क्योंकि इसका pH कम होगा, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करता है. यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, that पेप्सिनोजन is converted into pepsin at a pH of 1.5 to 2.5. pH लो होता है, ठीक है, और वो लो pH is provided by the HCl. ठीक है, एक चीज. दूसरी कि जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है. दिस पेप्सिनोजन, इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म. फिर ये पेप्सिन में एक्टिवेट कौन करेगा? HCl करेगा. And this pepsin, it acts on the aromatic amino acids, branched chain amino acid and methionine. और इन्फेंट्स की अगर हम बात करते हैं, उनमें एक एंजाइम होता है जिसको हम रेनिन कहते हैं, या फिर उनको हम काइमोसिन कहते हैं, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. ऑलराइट, तो रेनिन किस में होगा? चिल्ड्रन में, या आप ये छोटे बच्चों में, मतलब इन्फेंट्स में. ठीक है, चलिए जी. नाउ आफ्टर स्टमक द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन में हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है जिसमें एंडोपेप्टाइडेजेस है. अब एंडो मतलब they will be cleaving the peptide bonds at the inner side, मतलब वो internal peptide bond को cleave करेगा. एंडोपेप्टाइडेजेस, एक्सक्यूज मी, एंडोपेप्टाइडेजेस कौन सी होती है? ट्रिप्सिन होती है, काइमोट्रिप्सिन होती है, इलास्टेज होती है. ठीक है, एंड ट्रिप्सिन है एक एंजाइम, यही एक्टिवेट करेगी काइमोट्रिप्सिन को, इलास्टेज को और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को. ओके, सो हम जो भी एंजाइम हमारी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज्ड है, आप देखेंगे उसके सामने हम एक जन लगाते हैं. सो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोपेप्टाइडेज इनटू ट्रिप्सिन. दिस ट्रिप्सिन इज देन एक्टिवेटेड, एंड और यही ट्रिप्सिन देखेंगे आप यहाँ कि काइमोट्रिप्सिनोजन था, ये इनएक्टिव फॉर्म में था. प्रो इलास्टेज ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था. प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था. इन सबको एक्टिवेट कौन कर रहा है? इन सभी को एक्टिवेट कर रहा है ट्रिप्सिन.
ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन ने में, और प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और इस तरीके से क्या है कि ये सारे जो एंडोपेप्टाइडेज है ये अंदर वाली साइड से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी एक्सोपेप्टाइडेज। तो ये जो एक्सोपेप्टाइडेज है they are going to break the bond or cleave the bond from the external end, जैसे कि इनका नाम भी है ना, इनका नाम है एक्सोपेप्टाइडेजेस। एक्सोपेप्टाइडेजेस के एग्जाम्पल है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये आपका सी टर्मिनल एंड रिमूव करेगा। अमाइनोपेप्टाइडेज ये आपका एन टर्मिनल एंड रिमूव करेगा। और इन डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आते हैं, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स आ रहे हैं और ट्राइपेप्टाइड्स आ रहे हैं। मतलब कि अब इंटेस्टाइन तक ये प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो चुका है। एंड आफ्टर डाइजेशन दिस अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड्स जो कहां से थे, इसके डाइजेशन के प्रोडक्ट थे। किसके डाइजेशन के प्रोडक्ट्स, प्रोटीन के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स थे। अब ये अमाइनो एसिड्स कहां पर चले जाएंगे, इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होके हमारे ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे ब्लड में जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद कैसे जा रहे हैं, इसका भी एक प्रॉपर हमारे पास मैकेनिज्म है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अब सबसे पहली बात है कि अमाइनो एसिड जब भी एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्ब होने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें पता है, एनर्जी कौन देता है, किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो दे रहा है मॉलिक्यूल वो है हमारा एटीपी। एटीपी इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि एटीपी एनर्जी तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड सबसे पहली बात तो इसको एक ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। यहाँ पर हम देखेंगे इसको एक ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, एक चीज। और दूसरी चीज कि इस अमाइनो एसिड का जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है किस पर, सोडियम पर। सो मेनी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स दे आर डिपेंडेंट ऑन सोडियम। मतलब ये जो अमाइनो एसिड अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ये क्या है आपका पोर्शन दिखाया हुआ है इसमें, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन। ठीक है, अब इसको ब्लड में जाना है, इसको वाटर सर्कुलेशन में जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे सेल्स तक, या आप यूं कहो कि लिवर तक, पोर्टल वीन से जाएगा लिवर तक, हमें ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन के लिए अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। अकेले नहीं जाएगा, ये सोडियम के साथ में चला जाएगा। अब सोडियम जब अंदर जा रहा है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अंदर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। जैसे ही अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, अब पोटाशियम अंदर आ गया जिससे सोडियम आपका बाहर चला गया। ठीक है, सो नाउ अब क्या है कि सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप आपका चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें सोडियम को बाहर की तरफ पंप करना है। जैसे ही सोडियम बाहर जाएगा तो पोटाशियम अंदर आता है, सिंपल। आप इतना भी कह सकते हो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऑलराइट, चलो अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, अब हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड्स रहते हैं जिसको हम कह रहे हैं अमाइनो एसिड पूल। ये जो अमीनो एसिड पूल है, अब इसमें ये अमीनो एसिड्स कहाँ से आए, ठीक है, सबसे पहले बॉडी प्रोटीन के डिग्रेडेशन से। हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन, पुराने सेल्स टूट रहे हैं, ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन, इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। डीजेनरेशन और रीजेनरेशन चल रही है, ठीक है, प्रोटीन डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, फिर हमारी बॉडी में हमें पता है
कि 20 अमाइनो एसिड्स में से हमारे 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और वो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे किसको, अमाइनो एसिड्स पूल को। बॉडी का प्रोटीन जो डिग्रेड हो रहा है वो तो हमने दिखाई दिया, ठीक है। अब इस अमाइनो एसिड पूल से इस अमाइन, यहाँ पे डबल हो गया, आप इस एक पॉइंट को आप काट सकते हैं, है ना, ओके। अब इस अमाइनो एसिड पूल से अमाइनो एसिड किस किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं, एक तो बॉडी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, बॉडी में प्रोटीन भी तो बनता है, ठीक है। दूसरा, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन टिश्यू भी है हमारे पास, है ना, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट्स भी हैं, जैसे हमारा पोरफायरिन हो गया, क्रिएटिन हो गया। ध्यान रहे, क्रिएटिन, मैं बार बार बोलती हूँ, इट इज नॉट क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज क्रिएटिन। बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्यूरेन्स, पिरिमिडीन्स, नियासिन एंड थायरॉक्सिन, ओके। अच्छा, साथ ही में अब यहाँ अमाइनो एसिड टूटेंगे, फर्दर इनका कैटाबोलिज्म होगा, ये ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, ये ग्लाइकोजन बनाएंगे, ये यूरिया बनाएंगे, कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड्स बनाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये सारा का सारा जो आपका डायग्राम है ये समअप करता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को, पूरा समअप कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक तरह से जेस्ट है। अब हमने ये कैसे कैटाबॉलिज्म इसका हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है दैट व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस। सी, हमारी बॉडी में हमें पता है कि ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का, जिससे क्या चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन लूज करे। And when your body is losing the nitrogen, this loss must be replaced. This loss must be replaced, or we have only one method of replacing this loss. What is that method? This can be replaced through the dietary protein. Why? Because your body has to maintain the levels of protein. Protein हमारे लिए बहुत important है. It has to maintain certain level of proteins. Now, what is nitrogen balance used for? The nitrogen balance studies, they can compare the nitrogen intake versus nitrogen excretion. So there are three types of nitrogen balance, which is very important. ये 1 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका कवर होता है, ओके। सो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस, वन इज नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ओके। सो नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम में क्या है कि जितने भी हेल्दी एडल्ट्स है ना, वो जितना नाइट्रोजन इनटेक कर रहे हैं उतना ही उनका लॉस हो रहा है। दैट मीन्स इन नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। फिर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में जब हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन इनटेक ज्यादा है, नाइट्रोजन लॉस कम है, एंड दिस हैपेंस इन इन्फेंट्स, दोज हु आर ग्रोइंग, इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रही हैं तब, ठीक है। एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में नाइट्रोजन लॉस बहुत ज्यादा है, इनटेक कम है। अब ये कब है, जब इलनेस है, इंजरी है, ट्रॉमा है, क्वार्शियोकर है, ठीक है, मेरास्मस है और एडवांस्ड कैंसर है, और अगर बहुत टाइम तक नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रहता है, काफी टाइम तक अगर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रहता है तो डेथ भी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन इज नेसेसरी, ठीक है। चलो जी, अब हम कह रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमीनो एसिड टूट रहे हैं, अमाइनो एसिड्स टूट रहे हैं, ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले तो अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा। देखो क्यों होगा अमाइनो ग्रुप रिमूव, बिकॉज हम बहुत ज्यादा अमाइनो ग्रुप्स डाइट के साथ ले रहे हैं, है ना, एंड दीज अमाइनो ग्रुप्स, अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक है। आपने अपने दिमाग में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट जरूर जरूर हमने याद रखना है कि हमारे लिए जो अमोनिया है वो हमारे लिए टॉक्सिक है। वो कैसी टॉक्सिक है हमारे लिए? वो हमारे लिए
न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, इसमें रिएक्शन होगी ट्रांसएमिनेशन, फिर होगी डीएमिनेशन, आउटलाइन है ये, है ना। फिर होगी डीएमिनेशन, डीएमिनेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। नाउ आफ्टर डीएमिनेशन ये जो अमाइनो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये आपके ब्लड के साथ मिलके अमोनियम आयंस बना देते हैं ना, अमोनियम आयंस बनाते हैं, ठीक है। सो दिस अमोनियम आयंस और दिस अमोनिया which is released by transamination, by deamination, okay। वैसे ट्रांसएमिनेशन से तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनते हैं, बट यस कंसेक्यूटिव, अगर वन आफ्टर द अदर पहले ट्रांसएमिनेशन होगी फिर डीएमिनेशन होगी, so there is ammonia which is formed. So this ammonia, it needs to be disposed out of the body because it is toxic, because it is toxic. So this ammonia is converted to urea in the liver and it occurs in the urea cycle, and then the carbon skeleton is converted into carbon dioxide and water through the citric acid cycle. बहुत सिंपल है कि सबसे पहले क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें ही है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ट्रांसएमिनेशन। What is transamination? It is transfer of alpha amino group from amino acid to a keto acid and formation of new amino acid, ठीक है, and another keto acid. The enzymes involved will be aminotransferases or transaminases. अब यहाँ पर हम ये जो रिएक्शन है बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, that इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करती हूँ, है ना, रिएक्शन को, जस्ट वेट। ये लीजिए, ठीक है, बिकॉज वो उधर को इमेज रहती है तो विजिबल नहीं होता। ओके, अब विजिबल है, आई होप सो। ओके, सो ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस, ध्यान से समझना है इसको। ट्रांसएमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू कीटो एसिड and this results in the formation of new amino acid and new keto acid. अब आपने ये रिएक्शन बहुत ध्यान से देखनी है। ये क्या है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। ये क्यों अमाइनो एसिड है, क्यों, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके पास और एक अमाइनो ग्रुप है इसके पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक कीटो एसिड है, लेट्स से इट इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट और एनी अदर कीटो एसिड, ठीक है। यूज मतलब मोस्टली अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ही होगा उधर, ठीक है। ओके, सो दिस कीटो एसिड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप था ये ट्रांसफर हो गया कीटो एसिड के पास, यहाँ देखो कीटो एसिड के पास, जिससे एक नया अमाइनो एसिड पैदा हुआ, बना, ठीक है। और यहां से पहले अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप निकला उसकी वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया एक कीटो एसिड। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस होल रिएक्शन, इन दिस होल रिएक्शन this amino group is being transferred, this amino group is being transferred from the अमाइनो एसिड टू दी कीटो एसिड। हम देखेंगे अमाइनो एसिड यहां से ट्रांसफर हुआ था, कीटो एसिड के पास जाके लग गया था। अब ये अपने आप नहीं लगा था, इसको एंजाइम्स की जरूरत होती है और इन एंजाइम्स को हम कहते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज। और ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स है ये को एंजाइम पे डिपेंडेंट होती है, और कौन सा, ये है आपका pyridoxal phosphate. This is your pyridoxal phosphate. All right. चलिए, अब ये जो pyridoxal phosphate है, it is a coenzyme
and it is helping the aminotransferase enzyme in carrying out the reactions. चलो जी, अब इसका एग्जांपल देते हैं. एलानीन क्या है? ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, और वैसे तो अमीनो एसिड होता है ना, पर हमारे एक प्रोफेसर थे जब हम पढ़ा करते थे, तो वो अमाइनो एसिड बोलते थे, हमें तब से आदत पड़ गई है ना. आप बोल सकते हैं अमीनो एसिड. ओके, तो दिस अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये क्या बना रहा है? पायरुवेट और ग्लूटामेट. अब ग्लूटामेट देखो, ये क्या था हमारे पास? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. क्यों था ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड? क्योंकि भाई हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर पा रही है. ठीक है, फिर एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट, कीटो में कहीं डबल ई है, कहीं सिंगल भी है ना. ये क्या बना रहे हैं? ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट. एंजाइम लग रही है एसजीओटी, जीओटी, या इसको हम एएसटी भी कहते हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, एक कोएंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है ना. एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आर एएलटी एंड एएसटी, एलानिन ट्रांसएमिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज. और इन्हीं दोनों एंजाइम की, जब हम एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस भी है क्लिनिकली, है ना. इन एंजाइम्स की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस भी है. ठीक है जी, चलिए. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस हमें पता है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं. ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? दीज अमीनो एसिड ट्रांसफर देयर अमीनो ग्रुप्स टू फॉर्म ग्लूटामेट. और हमें पता है ग्लूटामेट इज द सेंट्रल कलेक्टर ऑफ नाइट्रोजन. इसको नाइट्रोजन का स्टोर हाउस भी कहते हैं. और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि ट्रांसएमिनेजेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी डिजीज में बढ़ जाती है. कौन कौन सी डिजीज में? आपकी, सॉरी, आपकी अगर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है. ऑल राइट, चलिए जी. नेक्स्ट इज डीएमिनेशन. डी मतलब हमें पता है व्हाट इज डी. डी इज रिमूवल. डी इज रिमूवल, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड. अब सीधे रिमूव होगा. रिमूव होने के बाद फिर आपके जो अमाइनो ग्रुप से आपकी जो अमोनिया बचेगी, वो अमोनिया लिवर में जाके क्या हो जाएगी? इट गोज टू द लिवर, एंड इन द लिवर इट गेट्स डिटॉक्सिफाइड, है ना. आप ये कह सकते हो, है ना. डिटॉक्सिफाइड क्यों? अमोनिया तो न्यूरोटॉक्सिक है. अमोनिया इन द लिवर, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एंड वी एक्सक्रीट द यूरिया बिकॉज वी आर यूरियोथेलिक एनिमल्स. ओके जी. अब अगर हम डीएमिनेशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये. अगर हम डीएमिनेशन की बात करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक ऑक्सीडेटिव है which removes the amino group coupled with oxidation. Okay, it is coupled with oxidation. Now what is oxidation? Removal of hydrogen is oxidation. So oxidation में क्या हो रहा है? आप यहां देखो, ग्लूटामेट है, इधर अमाइनो ग्रुप है, हमने ये रिमूव करना है. ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है. कौन सा एंजाइम है ये? जीडीएच. दिस इज ग्लूटामेट dehydrogenase. Glutamate dehydrogenase. This glutamate dehydrogenase, और हमें पता है कि जहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास चाहिए. एनएडीपी था इलेक्ट्रॉन कैरियर. ठीक है, और इसने क्या बना दिया? एनएडीपीएच. क्योंकि वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो कहीं तो जाएगा, वो कहीं तो जाएगा. ठीक है, अब इसने क्या बनाया? अल्फा आइमिनोग्लूटरेट, जो कि अनस्टेबल है. और ये अनस्टेबल था, इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए इसने क्या कर दिया? पूरा NH, पूरा अमोनिया बाहर निकाल दिया, NH4, है ना. और क्या बना दिया? अल्फा कीटोग्लूटरेट. तो इसमें आप क्या देख रहे हो पूरी रिएक्शन में? दैट अमाइनो ग्रुप इज बीइंग रिमूव्ड. इसलिए रिमूवल, डीएमिनेशन. इसीलिए क्या कह रहे हैं इसको? डीएमिनेशन. अब ये तो था ऑक्सीडेटिव. अब नॉन ऑक्सीडेटिव में आप सीधे सीधे देखोगे कि डायरेक्ट एक एंजाइम आ रहा है, डायरेक्ट एक एंजाइम आ रहा है, वो सबस्ट्रेट्स पे एक्ट कर रहा है, जैसे सीरीन, थ्रियोनिन, होमोसीरीन, और अमाइनो ग्रुप निकाल रहा है. अमोनिया सीधे निकाल रहा है वो अमाइनो ग्रुप, है ना. सीधे डीएमिनेशन कर रहा है. ठीक है, सीरीन, थ्रियोनिन, होमोसीरीन
डिहाइड्रेटेज एंजाइम से कीटो एसिड बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिस्टीन पे एक्ट कर रहा है डीसल्फाइड्रेजेस, पाइरुवेट बना रहा है और अमाइनो ग्रुप निकाल रहा है, डीएमिनेशन कर रहा है, ठीक है। और हिस्टिडीन के लिए एंजाइम हमारा यूज होता है हिस्टिडेज। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास ये जो अमोनिया आया, ये जो अमाइनो ग्रुप्स आए, इसको रिमूव कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो रिमूव करने से पहले कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल होगा जो इसको अपने पास ले लेगा, है ना, जो अपने पास ले लेगा। क्यों? अगर ये हमारे लिए टॉक्सिक है तो इसी फॉर्म में तो हम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसी फॉर्म में हम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन अनदर क्लास। और उसमें हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। क्यों? क्योंकि इस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक में जो कन्वर्ट करती है साइकिल, लिवर में चलती है, और वो कौन सी साइकिल है? वो है यूरिया साइकिल, ठीक है। तो अगली क्लास में यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, किस तरीके से आगे मेटाबॉलिज्म चलता है वो पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड इन, थैंक यू।